तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने में मज़ा आया कि नहीं? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आपको इस तरीके का नया स्टाइल ऑफ रिवीजन कैसा लगा। चलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहला यूनिट करेंगे जो सिर्फ बेसिक्स की बात करता है, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये सब तो आपको पता ही होगा, आपने 12th में भी पढ़ा था, लेकिन ईजी है करके छोड़ना नहीं है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है, हम बोलते हैं कि भाई ये तो सब हमें आता है, इसमें क्या रिवाइज करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ईजी है करके छोड़ मत देना। लेट्स गो थ्रू इट वंस। अच्छा बताओ, चलो। दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन, क्या लिखोगे आप? वेरी गुड। अगर आपने ये कहा इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, क्या लिखोगे? एब्सोल्युटली राइट, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। इट इवन अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर। हमने डिस्कस किया था क्यों। इट वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ, it was earlier a part of chapter 11 of the Indian Contract Act. (1872). Yes. Now, पहले सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे, दे वर अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाद में उन्हें अलग कर दिया। तो पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे, दे वर इन चैप्टर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गया, ये एग्जाम में नहीं आता। हाँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? आप पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करोगे? नाउ पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी आप सेक्शन नंबर लिखो, ये ज़रूर लिखना कि वो कौन से एक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या है? इट्स द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो पर्सन्स का होगा। देखो, डेफिनेशन से ही ना आपको असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पर पता चल जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे। सबसे पहले इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कितने पर्सन्स चाहिए? येस, यू नीड मिनिमम 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये जो मैक्सिमम का लिमिट है ना, ये कभी भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया था। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अब आपके पार्टनरशिप में सिर्फ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। नहीं, मुझे उससे ज़्यादा करना है, तो फिर आपको भाई एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर इलीगल एसोसिएशन बन जाओगे। ये जो मैक्सिमम है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 100 है क्या। नहीं, 100 तो एक सजेस्टेड नंबर था कि भाई जो भी रखो 100 से ज़्यादा मत रखना। फिर रूल्स में उन्होंने फाइनल किया 50। अच्छा, दीज पर्सन्स हैव एग्रीड, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ये एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एक बात बताओ, ये डीड में क्या लिखा होता है? Yes, you know that. Name of the firm, name of the partners, name of the their address, where is the office of the partnership business, nature of business क्या है, और capital contribution, PSR, profit sharing ratio, interest on capital, interest on drawing, salary, remuneration and many other things. ये डीड ओरल में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए? कुछ भी चलेगा ना। प्रिफर्ड क्या है? ओरल या रिटन? प्रिफर्ड क्या है? हाँ भाई, प्रेफर तो हमेशा राइटिंग ही होगा, क्योंकि लिखे में है तो फिर डिस्प्यूट हो गया तो हमारे लिए काम आएगा ना। देर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन व्हाट रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं दिया है तो फिर इक्वल। नहीं दिया है तो फिर इक्वल। अच्छा, क्या शेयर करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट? नहीं भाई, जो प्रॉफिट शेयर करोगे तो लॉस भी तो शेयर करोगे ना। क्या रेशियो में? भाई देखो, जो रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं वही रेशो में लॉस भी शेयर करेंगे। लॉस शेयरिंग का करके कोई अलग रेशो थोड़ी ना होता है।
अच्छा, बिजनेस है, बिजनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस होगा तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे और वो शेयर करेंगे। अगर बिजनेस ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, शेयर कैसे करेंगे। तो ये बिजनेस क्या होता है? दिस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट भी चलेगा? नहीं भाई, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप की डेफिनेशन में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर तो आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो शेयर कैसे करोगे ना। तो सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। बिजनेस होना चाहिए, हाँ। नो बिजनेस नो पार्टनरशिप, क्योंकि अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर आप शेयर क्या करोगे? नो पार्टनरशिप। दिस बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, अरे मैं तो नंबर कर रही थी। एग्रीड सेकेंड एलिमेंट है, एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट है दैट देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट, विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस फिफ्थ एलिमेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, दैट ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल as well as agent. Each partner is principal as well as agent. As a principal, he is bound by the act of other partners, and as an agent he can bind. Yes, very good. तो सपोज एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर एक्स ने गुड्स खरीदे फर्म के लिए और वो पेमेंट नहीं करता तो फिर हम वाई और जेड से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एज एन एजेंट उन्हें बाइंड करता है। जेड ने किसी से लोन ले लिया फर्म के लिए, वो रीपे नहीं कर पा रहा तो हम बाकियों से ले लेते हैं। एज अ पार्टनर ही इज ऑल्सो बाउंड, तो एक्स कैन बाइंड एंड ही इज ऑल्सो बाउंड, तो इसे बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से ही आपको 5 एसेंशियल एलिमेंट्स मिल गए पार्टनरशिप के। प्लीज़ पॉज द वीडियो और ये सब लिखो। जब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अगर आपका नहीं होता है लिख के, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ रिवाइजिंग लॉ, राइट अलोंग वर्कबुक है ये। क्योंकि आप अकाउंट्स और मैथ्स लिख के प्रैक्टिस करते हो, तो लॉ क्यों नहीं लिख के प्रैक्टिस करते? ये तो प्योर थियोरी है, ये तो आपको एग्ज़ाम के लिए आना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है ये वर्कबुक आपके लिए बनाने में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, देखो ड्यूरेशन में हम बोल सकते हैं वो या तो पार्टनरशिप एट विल होगा या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी, मेरी मर्जी, मुझे जब डिसॉल्व करना है करेंगे, जब रिटायर होना है होएंगे। सो ड्यूरेशन यहाँ पर नॉट फिक्स्ड है भाई, हमें जब तक करना है ना तब तक हम बिजनेस करेंगे। डिसोल्यूशन कैसे होगा, या फिर आप अगर रिटायरमेंट की बात करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। इट इज़ बाय नोटिस, आपको जब रिटायर करना है पार्टनरशिप, आपको जब डिसॉल्व करना है, बस एक नोटिस दे दो, आपकी मर्जी है। कोई ड्यूरेशन तो फिक्स है नहीं कि हम 10 साल तक बिजनेस करेंगे, 50 साल तक करेंगे। जब मर्जी है डिसॉल्व कर दो, जब मर्जी है रिटायर हो जाओ। ये नोटिस किसको देंगे? नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑफ हिज इंटेंशन। आपका जो भी इंटेंशन है भाई हमें एक बार बता दो। लेकिन ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड फॉर, या तो कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा। या तो किसी पर्पस के लिए होगा, जैसे मुझे ब्रिज बनाना है उसी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की, या फिर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ड्यूरेशन
हाँ, जब तक वो पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो जाता, टिल फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। बस वो पर्पस पूरा हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम, बस 10 साल के लिए पार्टनरशिप थी, 10 साल खत्म हो गए, पार्टनरशिप खत्म हो गई। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये बिजनेस करने में, मुझे तो फिर पर्पस के बाद, टाइम के बाद भी कंटिन्यू करना है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को बाद में भी कंटिन्यू करते हो, देन इट विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप एट विल। तो इसे हम पार्टनरशिप एट विल मान लेंगे। अच्छा, अगर किसी को भी डिज़ोल्व करना है, मतलब वो पर्पस ख़त्म होने से पहले डिज़ोल्व करना है, टाइम से पहले डिज़ोल्व करना है, तो क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। यू नीड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। वी विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तभी आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर या तो एक्टिव होगा, या स्लीपिंग, नॉमिनल, या पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अच्छा, ये एक्टिव पार्टनर कौन होता है? अगर मैं आपको मीनिंग पूछूं तो क्या लिखोगे? मीनिंग ये है दैट ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यस, ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो होता है हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, यस, हु डज नॉट टेक active part in the conduct of the business of the firm, who does not take active part in business. ये नॉमिनल पार्टनर मतलब जो सिर्फ अपना नाम देता है, वैसे बिजनेस में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे लेंस हिज नेम ओनली, सिर्फ नाम देता है, बिजनेस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ही इज जस्ट लाइक एक्टिव पार्टनर, एकदम एक्टिव पार्टनर जैसा है, लेकिन ही विल शेयर ओनली द प्रॉफिट्स, नॉट लॉस। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस नहीं, बाकी सब एक्टिव पार्टनर जैसा ही है। अच्छा, अब लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। इज एक्टिव पार्टनर लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? अगर बाकी पार्टनर कुछ कर रहा है तो क्या वो लायबल है? क्या उसके एक्ट से फर्म लायबल है? यस, लायबल तो वो है, एक्टिव है ना। इज स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? भले ही वो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्या हम उसे लायबल कर सकते हैं? यस, ही इज लायबल। अच्छा, नॉमिनल कौन होता है? नॉमिनल तो सिर्फ नाम देते, लेकिन क्या वो बिजनेस की लायबिलिटी बेयर करता है? लॉ बोलते हैं हाँ भाई, तुम अगर नाम दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे नाम पे जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस के लिए, उसके लिए तुम लायबल ना रहो। ही इज़ वेरी मच लायबल। ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्या वो लायबल है? ऑफ कोर्स, ही इज़ लाइक एनी अदर एक्टिव पार्टनर, ही इज़ लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। सिर्फ इतना है कि वो लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन लायबिलिटी तो पूरी बेयर करेगा ना। स्टूडेंट्स देख लो आपके नोट्स कंप्लीट हैं या नहीं। इज इट कंप्लीट? ओके। ये सब पार्टनर कौन होता है? सब पार्टनर मीन्स पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। यस, ये कौन है? पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। लेट्स से कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। जेड ने ए के साथ एग्री किया है कि मुझे पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ही इज गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स विद ए। अब जेड अपने प्रॉफिट के साथ कुछ भी करे, उसकी मर्जी। इन दोनों के बीच में एक अलग से पार्टनरशिप है, ठीक है, जेड और ए के बीच में। नाउ टेल मी, क्या ये सब पार्टनर फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल होगा?
क्या फर्म उसके एक्ट्स के लिए लायबल है? वो तो पार्टनर है ही नहीं ना। जेड अपना प्रॉफिट किसके साथ शेयर करता है, वो किसे देता है, उससे हमें क्या लेना देना? ही इज़ नॉट पार्टनर, हम लायबल नहीं है। ये पार्टनर बाय एस्टॉपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन है ये पार्टनर बाय एस्टॉपल? क्या वो सच में पार्टनर है? नहीं, वो या तो खुद बोलता है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, उसे बोलते हैं एक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ही एक्टिवली represents himself as partner। खुद ही बोलता है मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। या फिर ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, उसे बोलते हैं टैसिट रिप्रेजेंटेशन। या तो वो खुद बोलता है मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, या फिर वो किसी को अलाउ करते ठीक है तुम, वो बोलते कि ये पार्टनर है तो वो हाँ मान लेता है। अच्छा, एक्टिव मतलब एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, एम मैनेजर है, खुद ही बोलता है नहीं मैं तो पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। अरे भाई तुम्हें अगर पार्टनर बनने का इतना ही शौक है तो पार्टनर की लायबिलिटी भी तो बेयर करनी पड़ेगी ना। सो इज़ ही लायबल? यस। या फिर वो अलाउ करता है टू रिप्रेजेंट, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, एक दिन एक्स और एम एक मीटिंग में बैठे हैं, एक्स इंट्रोड्यूसेस एम, बोलते ये है हमारा एम पार्टनर। अरे वो तो मैनेजर था। एम भी खुश हो जाता है, वो भी कुछ नहीं बोलता, ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। लायबल तो है भाई, पार्टनर बनने का इतना ही शौक है तो लायबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइनर। स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या माइनर को हम पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो जो आप बोल रहे हो वो एक्सेप्शंस हैं। आप अगर बोलते हो येस ही कैन बिकम अ पार्टनर, वो एक्सेप्शन है। प्राइमा फेसी मतलब लॉ बोलता है कि नहीं, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता और पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट से ही बनता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं कर सकता। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद हिम इज वॉइड एब इनिशियो, इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो वो पार्टनर बन सकता है। कौन से 3 कंडीशंस? सबसे पहले ही मस्ट बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। तो हमने उसे फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया है। नेक्स्ट इज ही मस्ट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर with consent of all the partners। तो सब पार्टनर्स अगर अपना कंसेंट देंगे तभी वो माइनर एडमिट हो सकता है। थर्ड कंडीशन, ओके। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ही मस्ट बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, ही मस्ट बी admitted with the consent of all the partners, and the third condition is that the partnership must be in existence। इसका मतलब है कि माइनर सिर्फ एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट हो सकता है। वी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप विद माइनर। माइनर कोई न्यू फर्म में एडमिट नहीं होगा, वो फर्म एग्जिस्टिंग होगी तभी। यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप विद माइनर। अच्छा भाई, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने उसे एडमिट भी कर लिया, तो उसके राइट्स लायबिलिटीज़ क्या होंगे? व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ इवन बिफोर मेच्योरिटी? देखो, उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, क्या रेशियो में? अग्रीड रेशियो, ठीक है। तो जो भी वो
आया है उसे प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना, उसके वजह से फर्म को भी तो फायदा हो रहा है। फिर ही कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहां पर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, बी से बुक्स हो गया, तो वो पार्टनर बना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसे दिखाएंगे हम। ही कैन फाइल अ सूट if he is not given his share of profit। तो अगर हम उसे उसके शेयर का प्रॉफिट नहीं देते तो वो फर्म छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन वो छोड़ के तभी जा सकता है ओनली व्हेन ही डिसाइड्स, सॉरी, वो केस तभी फाइल कर सकता है व्हेन ही डिसाइड्स टू सेवियर हिज कनेक्शन विद फर्म। तो वो केस तभी फाइल कर सकता है जब वो छोड़कर जा रहा है। देखो हम क्या बोलते हैं कि एक तो तुम्हें फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया है, तो तुम्हारे वजह से फर्म को बेनिफिट मिल रहा है, फर्म तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रही, तो ये तो बहुत गलत बात है, छोड़ो, फिर हम तुम्हें केस फाइल करने देंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कि माइनर अब मेजर बन गया। 6 months ऑफ मेजॉरिटी, जैसे ही वो मेजर बन जाता है ना, 6 months के अंदर अंदर उसे चूज़ करना है कि भाई उसे एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। पर उसे तो पता ही नहीं था दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड एज अ माइनर, अब उसे चूज़ करना पड़ेगा। देन विद इन 6 months ऑफ गेनिंग नॉलेज, जब उसे बाद में पता चल जाएगा ना कि मुझे तो फर्म के फ़ायदे के लिए एडमिट किया गया था, मेरे पास अब एग्ज़िट का भी ऑप्शन है, इन दैट केस वो छोड़ के भी जा सकता है। तो 6 months के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा विच एवर इज लेटर, इसे ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, जो भी उसको बाद में पता लगता है ना, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ओके चलो, अब माइनर मेजर बन गया एंड ही डिसाइड्स दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, उसे पार्टनर बनना है, कि ही इलेक्ट्स टू बी अ पार्टनर। तो लॉ बोलता है उसकी राइट्स सब सेम ही रहेंगी। ओके, इट विल रिमेन द सेम, राइट्स तो सेम ही रहेंगी। जो माइनॉरिटी में थे वैसे ही रहेंगी, सब राइट्स वही रहेंगी। हाँ, लायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी में अब बिकॉज ही हैज़ इलेक्टेड टू बी अ पार्टनर, ही विल नाउ बी पर्सनली लायबल। देखो लायबल तो वो पहले भी था, लेकिन अब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, वो सब सेम रहेगा, सेम एज ड्यूरिंग माइनॉरिटी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, सब सेम ही रहेगा, सिर्फ लायबिलिटी में अभी वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। अच्छा, ही इलेक्ट्स नॉट टू बी अ पार्टनर, उसने सोचा कि नहीं भाई मुझे पार्टनर कंटिन्यू करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, नोटिस दे दो, गिव नोटिस। तो जो उसकी राइट्स हैं दे विल रिमेन द सेम टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो तुम नोटिफाई कर दो, नोटिस दे दो कि तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, जो भी नोटिस है दे दो। लायबिलिटी में इट विल रिमेन सेम टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। अच्छा, उसका जो शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी है, अगर उसको नहीं मिला तो अब तो वो छोड़ के जा रहा है ना, ही इलेक्ट्स नहीं नहीं मुझे पार्टनर कंटिन्यू ही नहीं करना है। नाउ ही कैन even file a case as he is leaving the firm, छोड़कर जा रहा है ना, अब तो वो केस भी कर सकता है। तो सब कुछ सेम रहेगा,
जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, और नहीं दिया तो पब्लिक नोटिस, तो फिर हम मान लेंगे कि ही हैज़ बिकम अ फुल फ्लेज पार्टनर। स्टूडेंट्स एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सब लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड। चलो, तो माइनर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, वो हमने नोट्स बना लिए लास्ट मिनट रिविजन के लिए। अगर आपको हाईलाइट करना है FS तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। देखते ही देखते हमारा तो फर्स्ट यूनिट ख़त्म भी हो गया, वो भी इतनी जल्दी, क्या बात है। सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ आपसे। आई होप आपको सब याद भी हो रहा है, क्योंकि आप लिख के प्रैक्टिस करो। कुछ फ़र्क लग रहा है कि नहीं आपको? जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको लॉ में कुछ इम्प्रूवमेंट पता चल रहा है कि नहीं, आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो रही हैं या नहीं। ठीक है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर ये जो सेकेंड यूनिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि यही यूनिट में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये रिलेशन ऑफ पार्टनर्स जो यूनिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर की राइट्स क्या है वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आता है, ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन नहीं आता। राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर के पास राइट है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, हम किसी को रोक नहीं सकते। राइट टू बी कंसल्टेड, भाई हमारा भी सलाह मशवरा लो, हमारी भी, हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनो, वो भी मानो। जितने भी फंडामेंटल यानी कि इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल या इम्पॉर्टेंट मैटर्स है, देयर वी रिक्वायर कंसेंट ऑफ, लॉ बोलता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, यू रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर कोई रूटीन मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब एक रूटीन मैटर है, देन यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ जस्ट मेजॉरिटी। तो लॉ बोलता है जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है सबको पूछो, जो रूटीन है मेजॉरिटी के कंसेंट से भी काम हो जाएगा। राइट टू रेम्यूनरेशन, अच्छा सबको रेम्यूनरेशन तो मिलनी ही चाहिए ना, नहीं मिलनी चाहिए तो कब मिलेगी? एब्सोल्युटली राइट, ओनली व्हेन इट इज़ मेंशन इन द डीड। डीड में लिखा है तब आपको सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा। ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द डीड, जब डीड में लिखा है ना तभी मिलेगा। अच्छा, हर पार्टनर के पास राइट है टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू टेक कॉपीज, टू शेयर द प्रॉफिट्स। क्या आप मुझे बता सकते हो किस रेशो में शेयर करेंगे? इजी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं दिया है तो फिर इक्वल। ठीक है, एवरी पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मैंने सही बोला? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है बताओ? पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन मेंशन्ड, या फिर आप ऑथराइज्ड भी लिख सकते हो, ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द डीड। डीड में लिखा है तभी इंटरेस्ट मिलेगा, वरना नहीं। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मुझे उसे 10% देना, दो ना, डीड में लिख दो। नहीं लिखा है तो फिर 6% पर एनम देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? वॉट एवर इज द परसेंटेज मेंशन इन द डीड और 6% पर एनम। तो जो भी डीड में लिखा है वो दे दो, जो एग्री किया है वो दे दो, या फिर 6% तो देना ही है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है? इंडेमनीफाई मतलब टू कॉम्पेंसेट। क्या मीनिंग है इसका? टू कॉम्पेंसेट। ठीक है, पार्टनर ने
फर्म के लिए कुछ खर्चा किया है, तो लॉ बोलते भाई इसे कॉम्पेंसेट कर दो, ये फर्म का खर्चा इसने किया है। तो ठीक है, पहले वो खर्चा कर ले, बाद में जाके हम उसे दे देंगे। तो ठीक है, सो राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर वॉट एवर एक्सपेंसेस ही हैज़ इनकर्ड, liabilities incurred for the firm. Right to stop admission of a new partner. देखो लॉ बोलता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के लिए यू नीड द कंसेंट ऑफ, क्या लिखूं मैं, ऑल द पार्टनर्स। आई नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द, मेरा कंसेंट लिया ही नहीं। I have the right to stop admission of a new partner. Right to retire or dissolve the firm. अच्छा, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल है, मेरी मर्जी, तो हम कैसे रिटायर करेंगे, कैसे रिटायर होंगे, कैसे फर्म को डिसॉल्व करेंगे? यस, जस्ट बाय गिविंग नोटिस ऑफ आवर इंटेंशन। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट कैसे होगा? करेक्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, भाई तुम मुझे बिना वजह एक्सपेल नहीं कर सकते। वी हैव अ राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना दो पार्ट्स हैं, सेक्शन 36 भी आता है, 37 भी आता है। ये आउट गोइंग कौन होता है? आउट गोइंग वो होता है जो रिटायरिंग है या डिसीज्ड, लेकिन बेसिकली रिटायरिंग की ही बात होती है। सेक्शन 36 उस बारे में बात करते हैं जहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को अपना कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। सो राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर 36 क्या बोलता है? टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। वो फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे कंपीटिंग सिमिलर बिजनेस करना है, तो लॉ बोलते हैं आप रोक सकते हो। सेक्शन 27 हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन लॉ ये भी बोलता है कि अगर वो 3 प्रॉमिसेस करता है तो हम उसे कंपीटिंग बिजनेस कंटिन्यू, मतलब शुरू करने की परमिशन दे सकते। सबसे पहली कंडीशन, दैट ही विल नॉट यूज नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम यूज नहीं करेगा। ही विल नॉट represent himself to be the partner, not represent himself to be the partner of the firm। ये नहीं बोलेगा नहीं मैं तो फर्म का ही पार्टनर हूँ, ये तो बिजनेस फर्म का ही है। और तीसरी प्रॉमिस है दैट यू विल नॉट सॉलिसिट, सॉलिसिट मतलब अट्रैक्ट द कस्टमर्स। आप उनको डिस्काउंट के लालच में, बेटर टर्म्स के लालच में नहीं लेकर जाओगे। सॉलिसिट द कस्टमर्स, या फिर आप क्लाइंट भी लिख सकते हो। तो अगर वो ये 3 प्रॉमिसेस करता है कि वो फर्म का नाम यूज़ नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं तो फर्म का ही बिजनेस कर रहा हूँ, और वो हमारे कस्टमर सप्लायर्स को चुराएगा नहीं, तब हम उसे कंपीटिंग बिजनेस करने देंगे। स्टूडेंट्स यहीं पर ना सेक्शन 37 भी आता है, राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट्स अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है या वो ही डाइज, तो उसका अकाउंट सेटल करना पड़ता है। हमने सेटलमेंट नहीं की, हम अभी भी उसका पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो लॉ बोलते हैं देखो, या तो तुम उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, क्योंकि आप उसका पैसा यूज़ कर रहे हो ना, उसके पैसे की वजह से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, या तो उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो या फिर उसे इंटरेस्ट दे दो। कुछ भी नहीं डिसाइड किया है आपने, तो एटलीस्ट
6% पर एनम तो इंटरेस्ट उसे दे ही दो। तो लॉ बोलता है कि तुम अगर उसका पैसा यूज़ कर रहे हो, तुमने सेटलमेंट नहीं किया है अब तक, तो फिर उसे या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो स्टूडेंट्स ये थे राइट्स। एक बार चेक कर लो आपने सब कुछ सही से लिखा है या नहीं, ये भी देख लो। डन, वेरी गुड। ड्यूटी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चंस आएंगे। गुड फेथ में आपको बिजनेस करना है, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में बिजनेस करना है कि सब बिजनेस का ही फ़ायदा हो। रेंडर ट्रू अकाउंट्स, गिव फुल इंफॉर्मेशन, इंडेमनीफाई इफ़ लॉस इज कॉज टू द फर्म बिकॉज ऑफ योर फ्रॉड, तुम्हारे फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को लॉस होता है। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, ड्यूटी टू शेयर प्रॉफिट्स, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, ड्यूटी शेयर लॉसेस, सॉरी, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, अगर तुम फर्म के कोई ट्रांजैक्शन या फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, किसी ट्रांजैक्शन में कमीशन कमा रहे हो, फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द कनेक्शन ऑफ द फर्म, तो बिजनेस कनेक्शन से पर्सनल गेन्स या फर्म के नाम यूज़ करके पर्सनल गेन कमा रहे हो, जो भी पैसा है वो फर्म को दे दो। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ कंपीटिंग बिजनेस, अगर आप कोई सिमिलर बिजनेस कर रहे हो हमसे बिना पूछे, उसका प्रॉफिट भी फर्म को दो। फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए ही यूज़ करो। तो ये सारे ड्यूटीज़ हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन पता तो होने चाहिए। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे स्टूडेंट्स मैंने एक अलग से वीडियो किया था, आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लेना। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ थर्ड पार्टी। हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। सो द रिलेशन इज गवर्न्ड बाय, आप लिखोगे म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है बोलो? म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो एक पार्टनर है वो डबल रोल प्ले करता है। अ पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। एज अ प्रिंसिपल ही इज, आप लिखोगे बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। एज एन एजेंट ही कैन बाइंड द अदर्स बाय हिज एक्ट। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे वैलिड होता है विच आर विद द थर्ड पार्टी, या फिर आप आउटसाइडर भी लिख सकते हो। तो मान लो कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं। Z ने A से गुड्स खरीदे, अब पैसे नहीं दे रहा, फर्म के लिए तो खरीदा था ना। अगर Z नहीं दे रहा तो A, X और Y इनसे रिकवरी कर सकता है। तो ये जो म्यूचुअल रिलेशन है कि एक पार्टनर ने नहीं दिया तो बाकी पार्टनर्स दे देंगे, फर्म के लिए तो गुड्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब ना सिर्फ थर्ड पार्टी के प्रोमिसेस के लिए चलता है, नॉट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्व्स। मतलब आपस के प्रोमिसेस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। XYZ ये 3 पार्टनर्स हैं। X ने प्रॉमिस किया Y मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, तूने फर्म के लिए कुछ काम किया है। अगर X नहीं देता तो Y Z से रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि आपस के प्रॉमिसेस में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट वी हैव नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, एक्टिंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर। क्या लिखेंगे हम? एक्टिंग पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर। अगर हमने एक्टिव पार्टनर को कुछ बताया, नोटिस मतलब कुछ कम्युनिकेट किया, अगर मैंने एक्टिव पार्टनर को कुछ बताया है तो इसका मतलब है कि मैंने फर्म को ही बता दिया है। सो नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर इज
जस्ट लाइक नोटिस टू फर्म। तो मैंने अगर एक्टिव पार्टनर को कुछ बता दिया, इसका मतलब है कि फर्म को ही बता दिया ना, एक्टिव पार्टनर है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। अब मान लो कि XYZ एक फर्म है, ठीक है। उन्होंने A से गुड्स खरीदे हैं, गुड्स में ना छोटा सा डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट A ने Z को बताया। Z बोलता है भाई अगर बाकी पार्टनर्स को ये इस डिफेक्ट के बारे में पता चल गया ना, कोई तेरे गुड्स नहीं खरीदेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तू मुझे कमीशन दे दे, मैं ये बात छुपा लूँगा। तो यहाँ पर नोटिस टू Z विल नॉट बी नोटिस टू X एंड Y। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट था, उसने ये बात जानबूझकर छुपाई। तो यहाँ पर नोटिस टू Z इज़ नॉट नोटिस टू X एंड Y। स्टूडेंट्स जस्ट चेक कि आपने ये सब बराबर लिखा है या नहीं। डन? ओके। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब है राइट ऑफ द पार्टनर। ओके, अथॉरिटी का मतलब है, क्या हो गया? नेक्स्ट वी हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी। अच्छा, इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या? अथॉरिटी मीन्स द राइट ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज ओन एक्ट्स। अथॉरिटी मतलब क्या? एक पार्टनर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर सके। अब ये अथॉरिटी या तो एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी। एक्सप्रेस मतलब क्या? एक्सप्रेस मतलब पार्टनर्स ने एक्सप्रेसली वर्ड से, एग्रीमेंट से उस पार्टनर को ये काम करने की राइट्स दी हैं। So the authority which is expressly given to a partner is known as express authority। तो हमने let's say for example 3 पार्टनर्स हैं, एक को हमने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है कि भाई आप ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, तो दैट्स एन एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड मतलब क्या? इम्प्लाइड मीन्स भाई लॉ बोलता है तुम एक पार्टनर हो, तुम्हारे पास तो ये सारे काम करने की अथॉरिटी है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, इसमें डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, एज अ पार्टनर तो तुम ये काम कर ही सकते हो। अच्छा, ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिसे करने के लिए पार्टनर के पास तो अथॉरिटी है? ही कैन बाय गुड्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो वो जो भी फर्म बिजनेस करता है उसके गुड्स खरीद सकता है। ही कैन बाय गुड्स, अगर वो बाय कर सकता है तो वो सेल भी तो कर सकता है ना। तो ही कैन बाय गुड्स फॉर द फर्म, ही कैन सेल गुड्स ऑफ द फर्म। अच्छा, अगर वो बाय कर रहा है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ही कैन सेटल अकाउंट्स, और अगर वो सेल कर रहा है तो उसे पेमेंट मिलेगी। ही कैन रिसीव पेमेंट्स, तो वो गुड्स बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। अगर वो परचेज कर रहा है तो वो पेमेंट करेगा, और अगर वो सेल कर रहा है तो उसे पेमेंट्स मिलेंगी। ही कैन एंगेज सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट कर सकता है। ही कैन एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड एन एक्शन अगेंस्ट द फर्म, तो अगर किसी ने फर्म के अगेंस्ट एक्शन लिया है तो वो लॉयर को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो फर्म को डिफेंड करे। बोरो मनी फॉर द फर्म, वो फर्म के लिए पैसा बोरो कर सकता है। ही कैन प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है। ही कैन ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट, एंडोर्स, नेगोशिएट कर सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे काम कर सकते हैं और उसे किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव, ऐसे कौन से काम हैं जो वो नहीं कर सकता, या ऐसे कौन से काम हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो रिस्ट्रिक्शन कैसी है? देखो, रिस्ट्रिक्शन कोई भी डाल सकता है, या तो लॉ डालेगा जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, या फिर रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपस में पार्टनर्स डिसाइड कर सकते थे कि देखो
भले ही तुम्हें बोरोइंग की पावर है, लेकिन ये पार्टनर है ना बहुत बोरो करते हैं, इस पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन डाल दो। तो स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भाई लॉ ही डालता है कि एज अ पार्टनर हमने तुम्हें बहुत सारा काम करने की अथॉरिटी दी ली, लेकिन ये सारे काम करने की अथॉरिटी नहीं दी है। ऐसे कौन से काम हैं? नो पार्टनर कैन ऑन हिज ओन सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो वो खुद से आर्बिट्रेशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करवा सकता। ये सब काम उसे सबको पूछ के ही करना पड़ेगा। He cannot on his own open a bank account on behalf of the firm in his own name. अकाउंट किसका? फर्म का। पैसे किसके? फर्म के। नाम किसका आ रहा है? पार्टनर का आ रहा है। ये क्या बात हुई? फर्म का पैसा है, फर्म का अकाउंट है, फर्म के ही नाम पे होना चाहिए ना, पार्टनर के नाम पे कैसे हो सकता है? He cannot compromise or relinquish मतलब give up either a claim or portion of the claim by the firm. Let's say for example कि फर्म को डेटर से 10,000 रुपये लेने थे, ये पार्टनर बोलते हैं ठीक है मत दो, या तो जितना है उतना दे दो। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमसे बिना पूछे? उसके पास पैसे नहीं है तो बोलते ठीक है तुम्हारी गोल्ड वॉच छोड़ जाओ, हम मान लेंगे कि पैसे मिल गए। ये क्या बात हुई? बाकी पार्टनर्स को पूछा था क्या? He cannot withdraw a suit or proceedings filed on behalf of the firm. फर्म ने केस किया था, ये भाई साहब विड्रॉ करके ले आए। फर्म ने केस किया था, बोलते नहीं हमें नहीं करना अभी। हमसे पूछा क्या? बाकी पार्टनर से तुमने पूछा क्या? अपने आप कैसे ये डिसाइड कर लोगे? He cannot admit any liability in a suit or proceedings filed against the firm. वो ये नहीं बोल सकता हाँ ठीक है ये फाइन मैं दे दूंगा, हाँ ठीक है मैं ये पैसे भर दूंगा। हमसे पूछा क्या? He cannot acquire, यहाँ पर कीवर्ड है immovable property, ठीक है। मूवेबल प्लेज करके लोन ले सकता है, लेकिन इमूवेबल ना तो खरीद सकता है ना बेच सकता है, ठीक है। ना वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट XYZ एंड कंपनी PQ RN कंपनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप नहीं करवा सकता, वो बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। तो Z अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें दो फर्म्स को कंबाइन कर देना चाहिए या हमें उनके साथ पार्टनरशिप करनी। तुम अकेले कैसे ये डिसीजन लोगे? अच्छा सुनो, ये कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? स्टैच्यूटरी, मतलब लॉ ने ही इम्पोज किए हैं ना। तुम अकेले तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, सबको पूछना पड़ेगा, लॉ ऐसा बोलता है। अच्छा सुनो, अगर थर्ड पार्टी को इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता ही नहीं था तो क्या वो ये बोल सकते मुझे क्या पता? अरे तुम्हें तुम्हारी कंट्री का लॉ ही नहीं पता क्या? इज द फर्म लायबल फॉर दीज एक्ट्स टू द थर्ड पार्टी? लॉ बोलता है नो, तुम्हें पता होना चाहिए था रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। हाउ कैन यू से कि मुझे मेरी कंट्री का लॉ ही नहीं पता? वॉट इफ द थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस? फर्म इज नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए था इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। फर्म इज नॉट लायबल, ये तो लॉ ने इम्पोज किया ना। अच्छा, क्या हम म्यूचुअली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हो। जैसे XYZ तीन पार्टनर्स हैं, Z को बोरो करने की इतनी आदत है, हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि तुम 30,000 से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। अब Z गया A के पास, A को लगा पार्टनर आया है 50,000 मांग रहा है, उसने दे दिए। उसे तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता ही नहीं था। लॉ बोलता है देखो अब तुमने ए को नहीं बताया था ना, तो उसे सपना आएगा क्या कि ये ऑथराइज्ड एक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। सो व्हेन इज द फर्म लायबल? द फर्म विल बी लायबल ओनली व्हेन थर्ड पार्टी knows about the restriction.
समझ गए? अब सपोज मैंने ए को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था, फिर भी उसने 50,000 दे दिए, देन द फर्म इज नॉट लायबल। ओके, सो व्हेन इज द फर्म लायबल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, व्हेन द थर्ड पार्टी डज नॉट नो आना चाहिए था, तभी फर्म लायबल होगी। पार्टी डज नॉट नो द रिस्ट्रिक्शन, तभी फर्म लायबल होगी। अगर थर्ड पार्टी को हमने बताया था कि भाई उसको तुम नहीं देना, लेकिन फिर भी उसने 50,000 दे दिए, देन द फर्म इज़ नॉट लायबल। तुम्हें पता था ना। वॉट इफ थर्ड पार्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, तब आप लिखोगे फर्म इज़ नॉट लायबल, क्योंकि थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में। वॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट? अब देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। जेड तो बोरोइंग करने की अथॉरिटी रखता है ना, पार्टनर्स के पास वो अथॉरिटी है, पर वो इतना बोरो करता था कि फर्म परेशान हो गई थी, तो हमने उसकी बोरोइंग पर रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि तुम 30,000 ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। अब थर्ड पार्टी को सपना आएगा क्या कि हमने इस ऑथराइज एक्ट पे रिस्ट्रिक्शन डाली है, तो ए ने तो 50,000 दे दिए ये सोच के कि भाई पार्टनर आया है। अब थर्ड पार्टी को इसके बारे में नहीं पता था ना, तो फर्म लायबल रहेगी। सो व्हेन इज द फर्म लायबल? फर्म इज लायबल व्हेन थर्ड पार्टी डज नॉट नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। जब थर्ड पार्टी को नहीं पता तभी फर्म लायबल, लेकिन थर्ड पार्टी को अगर पता है तो फर्म लायबल नहीं होगी। अब हमने तुम्हें बताया था ना कि उसे मत देना 30,000 से ज़्यादा, फिर क्यों 50,000 दी? फर्म इज़ नॉट लायबल। सो व्हाट इफ द थर्ड पार्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन? उसे नहीं पता, हाँ, तो हम बोलेंगे दैट द फर्म इज़ लायबल, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था ना। बट व्हाट इफ, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफ थर्ड पार्टी इज अवेयर? तो फिर हम बोलेंगे तुम्हें अगर हमने इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया था तो तुमने क्यों दिया लोन? तो हम बोलेंगे ये केस में फर्म इज नॉट लायबल। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ऐसा है क्या कि फ़र्म पूरे के लिए लायबल नहीं है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि फ़र्म बोलेगी हम सिर्फ 30,000 देंगे, बाकी का 20 तुम जेड से रिकवर कर लो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए को फर्म से मिलेगा सिर्फ 30,000 और वो जेड से रिकवर करेगी बाकी का 20,000। फर्म इज़ नॉट लायबल क्योंकि थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था। स्टूडेंट्स जस्ट चेक कर लो कि आपने ये सब प्रॉपरली लिखा है ना। ठीक है, ये देख लो। डन, ओके। फिर आएगा लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड इट्स पार्टनर्स टू अ थर्ड पार्टी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी देखो, अगर एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, जेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है विद अ थर्ड पार्टी, इट इज़ बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द फर्म। एक्ट ऑफ पार्टनर इज़ लाइक एक्ट ऑफ द फर्म। पार्टनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब फर्म ही कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि पार्टनर तो एजेंट है ना फर्म का, तो हर पार्टनर एजेंट का काम करता है। द फर्म इज लायबल, सो एक्ट ऑफ द पार्टनर इज कंसिडर्ड एज इफ इट इज एक्ट ऑफ द फर्म। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर बिल्कुल एजेंट जैसा ही काम करता है। सो फर्म इज लायबल, ठीक है। फर्म इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स विच आर विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर।
तो जो हमने पार्टनर को अथॉरिटी दी है वो उसमें से जो भी काम करता है उसके लिए फर्म लायबल होगी, और अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करता है तो फर्म इज़ नॉट लायबल। wrongful act of partner within his authority। अब हमने पार्टनर को गुड्स खरीदने की अथॉरिटी दी थी, उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ कमीशन खा ली, या फिर उसने उसमें पर्सनल प्रॉफिट कमाया, देन इन दैट केस फर्म तो थर्ड पार्टी को लायबल रहेगी। नाउ हु इज़ लायबल? फर्म तो लायबल है, क्यों? क्योंकि उसमें रॉन्गफुल एक्ट हुआ था ना। यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट क्रिमिनल होता है या फिर कोई भी रॉन्ग डूइंग हो जाएगा, सिविल रॉन्ग। यस, जैसे हम एक पब्लिशिंग हाउस है, जेड ने किसी के खिलाफ कोई डिफैमेटरी स्टेटमेंट, किसी के खिलाफ कोई डिफैमेटरी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अब हम ही ने उसे एडिटर बनाया था, तो वो जो भी गलत काम कर रहा है उसके बाकी पार्टनर्स तो लायबल होंगे ना। तो जो भी उसकी अथॉरिटी में रहते हुए वो गलत काम करता है उसके लिए फर्म लायबल है। अच्छा, उसने रॉन्गफुल एक्ट कर दिया लेकिन बाद में जाके फर्म ने उसे रैटिफाई कर दिया। तो रैटिफाई करना मतलब कंफर्म करना। तो अब भी उसने गलत एक्ट कर दिया, लेकिन आप बोलते नहीं कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि वो फर्म ने ही गलत काम किया, डोंट वरी, फर्म इज़ लायबल। तो पहले फर्म लायबल होगी, सो फर्म इज़ लायबल टू थर्ड पार्टी, मतलब फर्म पहले पैसे दे देगी थर्ड पार्टी को, जो भी डैमेज है वो दे देगी, लेकिन फर्म बाद में जाके उस पार्टनर से रिकवर कर सकती है। अच्छा, अभी बताओ, द रॉन्गफुल एक्ट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी। मैं अलग इंक यूज कर लेती हूँ। अथॉरिटी के बाहर जाके तुम कर रहे हो, देन नहीं 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 नहीं, देन फर्म इज नॉट लायबल, देन द पार्टनर इज पर्सनली लायबल। अब हमने उसे वो काम करने की अथॉरिटी दी ही नहीं थी, फिर वो गलत काम कराया, ही इज पर्सनली लायबल, फर्म इज नॉट लायबल। वो भी लिख देते हैं, फर्म इज नॉट लायबल। स्टूडेंट्स देख लो, ये लिख लिया आपने, फिर प्रोसीड करते हैं। डन, ओके, वेरी गुड। लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन, लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय अ पार्टनर। हमने पार्टनर को कुछ प्रॉपर्टी दी थी संभाल के रखने के लिए, उसने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, मिस अप्लाई कर दी, उसे यूज़ कर लिया, पैसा लेकर भाग गया, कुछ भी हो सकता है। दो सिचुएशंस आ सकती हैं, मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय अ पार्टनर एंड इट इज़ मिसअप्लाइड बाय द सेम पार्टनर। तो जिसने वो पैसा लिया था वही उसे मिसअप्लाई करता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ए ने, जो डेटर है, कस्टमर है, उसने 50,000 रुपीज़ जेड को दिए थे कि भाई मुझे तुम्हें पैसे देने, ये ले लो। अब जेड जाके शॉपिंग कराया, उसने यूज़ कर लिए, मिसअप्लाई कर दिए। तो क्या फर्म डेटर को ये बोल सकती है, अरे डेटर सुनो ना, वो पैसे खर्च करा, तुम फिर से 50,000 रुपीज़ दे दो? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्म लायबल है, उस गलत काम के लिए लायबल है, हम वापस डेटर से पैसे नहीं मांग सकते। अच्छा, वेयर मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय द फर्म इट इज़ मिसअप्लाइड बाय एनी अदर पार्टनर। तो मान लो कि एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर्स हैं, दे रिसीव्ड सम सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स फ्रॉम ए फॉर सेफ कीपिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये शेयर्स डिबेंचर्स तुम अपने पास रखना सेफली, उन्होंने लेट्स से कि ये जेड को दे दिया। अब जेड वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स में, लॉकर में रख रहा था, एक्स ने देख लिया, एक्स चुपके से गया, वो सिक्योरिटीज़ और जो शेयर्स थे वो निकाले और उन्हें सेल कर दिया,
जो भी पैसे आए वो खर्च कर दिए। अब सिक्योरिटीज़ मिली थी यहाँ पर जेड को, लेकिन वो खर्च कौन कर आया? एक्स। फिर भी ये फर्म के पास वो प्रॉपर्टी होते हुए गलत काम हुआ है ना। लॉ बोलता है दोनों केसेस में फर्म इज़ लायबल। तो फर्म थर्ड पार्टी को लायबल रहेगी। फर्म ये नहीं बोल सकती कि देख लो भाई वो पार्टनर ने किया, तुम मुझसे निपट लो। फर्म लायबल है, पहले देगी फिर बाद में उस पार्टनर से रिकवर कर लेगी। ये लिख लो स्टूडेंट्स। हो गया? ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो फटाफट। These are few other provisions. Admission of a partner. अच्छा, अगर मुझे किसी पार्टनर को एडमिट करना है देन आई रिक्वायर द कंसेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? ऑल द पार्टनर्स। आई रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देखो अब जो पार्टनर्स हैं वो अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो नए पार्टनर को उसका प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा ना। इसीलिए सबका कंसेंट चाहिए, ऑल। विल ही बी लायबल फॉर एक्ट्स बिफोर हिज एडमिशन? नो नो नो, ही इज़ नॉट लायबल। नो, नॉट लायबल अनलेस, हाँ वो एग्री कर लेता है, लेकिन फिर भी ही विल नॉट बी लायबल टू आउटसाइडर्स, ही विल बी लायबल टू द पार्टनर्स ओनली, कि हाँ चलो ठीक है मैं भी बेयर कर लेता हूँ। एग्रीमेंट होगा तभी पॉसिबल है, वरना क्यों लायबल होगा वो एडमिशन से पहले की लायबिलिटी के लिए। हाँ, लेकिन इज ही लायबल फॉर एक्ट्स आफ्टर हिज एडमिशन? यस 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 यस, ही इज लायबल। अच्छा, इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है, क्या पार्टनर खुद ही बोल सकते हैं मैं इंसॉल्वेंट हूँ? नहीं, he has to apply to the court and the court will adjudge him as an insolvent. तो कोर्ट बोलेगा कि तुम इंसॉल्वेंट हो। अच्छा, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसी डेट से ही सीजेस मतलब ही स्टॉप्स, सीजेस टू बी अ पार्टनर। उसी डेट से, जिस डेट से लॉ बोलते हैं भाई तुम आज से इंसॉल्वेंट हो, उसी डेट से वो पार्टनर नहीं रहेगा। बाय डिफॉल्ट दिस विल रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, लेकिन पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी से डिसोल्यूशन नहीं होगा, जब तक एग्री नहीं कर लेते फर्म बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी। देयर इज डिसोल्यूशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब तक वो एग्री नहीं कर लेते कि नहीं नहीं डिसॉल्व नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि फर्म तो डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इज़ द पार्टनर्स एस्टेट, इज हिज प्रॉपर्टी लायबल फॉर द एक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी? नहीं, पार्टनर्स एस्टेट इज नॉट लायबल। अब तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना उस डेट के बाद से, तो ही इज़ नॉट लायबल, इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स आफ्टर इंसॉल्वेंसी, आफ्टर ही इज़ डिक्लेयर। तो मैं वो नहीं लिखती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। नॉट लायबल, एस्टेट इज़ नॉट लायबल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आफ्टर डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अच्छा सुनो, इज द फर्म लायबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट आफ्टर इंसॉल्वेंसी? नहीं भाई, तुम अभी पार्टनर नहीं हो, हम तुम्हारे एक्ट्स के लिए भी लायबल नहीं हैं। फर्म इज नॉट लायबल फॉर हिज एक्ट्स आफ्टर डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। पब्लिक नोटिस देना पड़ता है क्या कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है? लॉ बोलता है नो। भाई लोगों को थोड़ी ना बताओगे कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया, नो, नॉट रिक्वायर्ड। तो वो पार्टनर नहीं रहेगा, फर्म का पार्टनर नहीं है वो।
फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, उसका एस्टेट लायबल नहीं है आफ्टर द इंसॉल्व, कोई भी एक्ट के लिए लायबल है ना फर्म उसके एक्ट से लायबल है। ये लिख लिया। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स प्लीज़ मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि इस पे बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। द वाइफ्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉट इन द लेडीज़ क्लब। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, इसी पे एग्जाम क्वेश्चन भी आ चुका है। X, Y, Z, they are three partners. The wives of X and Y, they fought in the ladies' club. The wife of X was injured. So X along with Z decide to expel Y. दोनों सोचते हैं कि Y को निकाल देते हैं। ये क्या बात हुई? ये रीज़न थोड़ी ना हो सकता है एक्सपल्शन के लिए। उसने कुछ फ्रॉड किया हो, फर्म का नुकसान किया हो, तब एक्सपेल करो, ये क्या बात हुई? लॉ बोलता है एक वैलिड एक्सपल्शन के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि आपको जो एक्सपल्शन की अथॉरिटी है ना, वो डीड में होनी चाहिए। एक्सपल्शन की अथॉरिटी डीड में मेंशन होनी चाहिए, तभी आप एक्सपेल कर सकते हो। अच्छा, ये जो राइट है, ये जो एक्सपल्शन है, इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स। ऑल नहीं, मेजॉरिटी के कंसेंट से रिमूव कर सकते हो। एंड इट मस्ट बी इन गुड फेथ। तो ये जो अथॉरिटी है एक्सपल्शन की, ये डीड से होनी चाहिए, डीड में होनी चाहिए, मेजॉरिटी का कंसेंट लगेगा और गुड फेथ में होना चाहिए। मैम गुड फेथ क्या होता है? अच्छा, गुड फेथ मतलब इट मस्ट बी, जो एक्सपल्शन है मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। फर्म का उसमें फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, आप जिसे एक्सपेल कर रहे हो ना, उसे नोटिस दो कि भाई हम तुम्हें एक्सपेल कर रहे हैं। कि हम तुम्हें एक्सपेल करें, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो। ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसे भी तो मौका दो कि वो अपनी बात सामने रखे कि उसे एक्सपेल क्यों नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ क्या होता है वो भी डिफाइन किया है लॉ में। अच्छा, एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस जाएगा का? क्या हमें पब्लिक को बताना है कि हम इसे एक्सपेल कर रहे हैं? लॉ बोलता है यस यस, सबको बताना, सबको पता होना चाहिए कि ये अभी पार्टनर नहीं है, तो नोटिस दे दो। तो एक्सपल्शन तभी वैलिड होगा जब डीड में अथॉरिटी है, मेजॉरिटी ने कंसेंट दिया है और वो गुड फेथ में है। स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स लिख लो। डन, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखो डेथ से ना डिसोल्यूशन हो जाता है। एक पार्टनर था, ही डाइज, तो फर्म तो डिसॉल्व हो जाती, लेकिन पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं कि डेथ और इंसॉल्वेंसी से डिसोल्यूशन नहीं होगा। सो इफ़ दे हैव एग्रीड, देन विल द फर्म बी डिसॉल्व्ड ऑन डेथ? नहीं, तब एग्री किया है तो फिर कैसे डिसोल्यूशन होगा? इज द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ? नहीं नहीं, उसका एस्टेट नहीं लायबल है। क्या मुझे पब्लिक नोटिस देना है यहाँ पर? वो भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्या मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, डेथ के बारे में, डेथ का थोड़ी ना हम लोग पब्लिक नोटिस देंगे कि ये ही हैज़ डाइड। ये सब थोड़ी ना बातें बताने वाली होती हैं कि हम इसके लिए लायबल नहीं है, वो एस्टेट लायबल है। ये ठीक है, वो डेथ के टाइम पे ये सब पब्लिसिटी मत करो, सबको पता चल ही जाएगा। अच्छा, लास्ट, effect of change in the constitution of the firm on continuing
गारंटी। ये कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप प्लीज़ चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। ये कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? इट इज़ अ गारंटी विच अप्लाइज टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मान लो कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर्स हैं, ये एक फर्म है। ठीक है, ये एक फर्म है, इन्होंने ए को एज अ कैशियर अपॉइंट किया है। अब ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? एस, श्योरिटी उसे बोलते हैं, जो गारंटी लेता है ना उसे श्योरिटी बोलते हैं। ए अपना काम ईमानदारी से करेगा, इसकी गारंटी लेता है एस, श्योरिटी। अब फर्म में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, एक्स निकल गया, उसका बेटा आ गया, फर्म का नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, नेम भी चेंज हो गया। अब इन सब के बारे में हमने श्योरिटी को नहीं बताया, उसका कंसेंट भी नहीं लिया, तो लॉ बोलते भाई तुमने श्योरिटी से बिना पूछे ये सब काम किया है, वो तो डिस्चार्ज हो गया, उसकी जो गारंटी है वो ख़त्म हो गई अभी। सो देर इज़ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, देर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे एक्स है, वो चला गया, उसका बेटा आ गया, फर्म का नाम भी चेंज हो गया, तो इसकी वजह से जो गारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप वो लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कंटिन्यूइंग गारंटी, आप लिख सकते हो गारंटी कम्स टू एन एंड। गारंटी ख़त्म, इट कम्स टू एन एंड। लिख लो ये स्टूडेंट्स। डन, ओके। अरे लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन, क्या बात है, फटाफट टाइम जा रहा है। स्टूडेंट्स बताओ, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई पेनल्टी है क्या नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं। अच्छा देखो, स्टेट वाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्ट की बात कर रही हूँ। एक्ट के हिसाब से कंपलसरी नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ डाला है। एक्ट तो बोलते नहीं होगा तो भी चलेगा। ये रजिस्ट्रेशन आखिर में होता क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। फर्म क्या करती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाती है, डॉक्यूमेंट्स देती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट देगा, बस आपकी फर्म रजिस्टर हो गई। तो फर्म रजिस्ट्रार के पास जाएगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, फ़ीस देगी रजिस्ट्रेशन की, वो सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन हो गया। देखो कंपलसरी तो है नहीं, तो कब करोगे? कभी भी कर सकते हो। लॉ बोलता है एनी टाइम, कंपलसरी तो है नहीं। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन नहीं किया तो देर आर सर्टन डिसेबिलिटीज़। तो कुछ तो डिसेबिलिटीज़ अप्लाई हो जाएंगे। ऐसी कौन सी डिसेबिलिटीज़ है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? देखो, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पे तो केस नहीं कर सकते। नो सूट बाय पार्टनर्स अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। ना तो वो फर्म के अगेंस्ट केस कर सकते हैं और ना ही दूसरे पार्टनर्स आपस में केस कर सकते हैं। फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल केस अगेंस्ट द फर्म। नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100 रुपीज़। ये सेट ऑफ क्या होता है? मान लो कि फर्म हैज़ टू पे 10,000 रुपीज़ टू एक्स एंड द फर्म हैज़ टू रिसीव 1,000 रुपीज़ फ्रॉम एक्स। तो आप क्या बोलोगे? मैम बेस्ट है दैट द फर्म शुड पे 9,000। आप क्या कर रहे हो पता है? आप सेट ऑफ कर रहे हो। लेकिन लॉ बोलता है कि अगर वो क्लेम 100 रुपये का होगा ना, तभी सेट ऑफ होगा। यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ तो आपको समझेगा, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा।
आपको फर्म विल हैव टू पे फुल 10,000 टू एक्स। लेकिन अगर सपोज मान लो कि फर्म हैड टू पे ओनली 200, सॉरी फर्म हैड टू रिसीव ओनली 200, अगर मैं 1000 के बदले 200 कर दूं तो सिर्फ मुझे, सॉरी 200 नहीं, मैं 20 रुपीज़ कर देती हूँ, 200 भी वही सेम एग्जाम्पल हो जाए, 20 रुपीज़। हाँ, तो ये 100 रुपये से कम है ना, तो सेट ऑफ चलेगा, सेट ऑफ चलेगा। अगर क्लेम 100 रुपये से कम है तो सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर ये 200 रुपया भी हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, सेट ऑफ नहीं मिलेगा, पूरा 10,000 रुपया पे करो एक्स को। तो लॉ बोलता है कि भाई सेट ऑफ क्लेम करना है तो फिर रजिस्ट्रेशन करो। लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू फाइल अ केस, थर्ड पार्टी तो हम पे केस कर ही सकती है। पार्टनर्स डिसोल्यूशन का केस कर सकते हैं, तो पार्टनर्स कोर्ट के पास जाएंगे, वो डिसोल्यूशन तो करवा सकते हैं, और डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट सेल भी कर सकते हैं। अगर डेटर पैसे नहीं दे रहा तो उस पर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिसोल्यूशन हो रहा है ना। ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी, कोर्ट, दे कैन रिलीज द प्रॉपर्टी और रियलाइज द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ब्रिंग एक्शन। सपोज आपकी जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो गई या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो ये केस में जो ऑफिशियल रिसीवर्स हैं, असाइनीज़ हैं, वो एसेट बेच सकते हैं, और अगर केस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। It will not affect the right to sue or claim set off if the value of suit is less than 100। तो अगर 20 रुपये का क्लेम है तो सेट ऑफ मिलेगा, 100 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया ना, सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आपको तो पूरे पैसे पे करने ही पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको लिस्ट बना कर दी है, प्लीज़ इसे पढ़ के जाना। तो हम डिसोल्यूशन, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसे भी मार्क करो। डिसोल्यूशन का केस कर सकते हो, उसमें एसेट्स भी सेल कर सकते हो, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा तो उस पर केस भी कर सकते हो, इवन दो इट इज़ अनरजिस्टर्ड, क्योंकि डिसोल्यूशन का मामला है। चलो भाई, अब डिसोल्यूशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। डिसोल्यूशन मतलब बस बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि बिजनेस बंद ही हो जाएगा। कभी कभार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी तो हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ पार्टनरशिप का जो रिलेशन है ना वो ख़त्म हो गया, जैसे XYZ 3 पार्टनर्स थे, Z डाइड, रिलेशन ख़त्म, अभी सिर्फ 2 ही पार्टनर्स रह गए। तो लॉ बोलता है इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिजनेस तो कंटिन्यू रहता है, यस, सिर्फ जो ओल्ड पार्टनरशिप है दैट एंड्स and new partnership comes into existence। तो क्या लिखेंगे हम, new partnership comes into existence। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हो गया, इसका मतलब तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया ना। पार्टनर्स के पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करने की ऑप्शन थी, उन्होंने बोला नहीं बिजनेस ही नहीं करना है, तो यहाँ पे तो बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं होता है, बिजनेस ही खत्म। When there is a dissolution among all the partners, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो की वर्ड है वो है all। जब सबके बीच का पार्टनरशिप रिलेशन ही खत्म हो जाता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स, न्यू पार्टनरशिप डज नॉट come into existence। बिजनेस बंद, एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, जो भी सरप्लस है, रेजिड्यू है, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ये लिख लो स्टूडेंट्स। दोस्तों अच्छा लग रहा है कि नहीं, फटाफट रिवाइज हो रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो कॉन्फिडेंट, ये वर्ड लिखो मेरे लिए, कॉन्फिडेंट। आई वॉन्ट यू टू राइट, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो प्रयास है, वो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी अगर आप मेरा साथ ना दो।
मैं जो एफ़र्ट कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल पे। तो ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल बन गया है अभी। तो आप इस परिवार से जुड़ते जा रहे हो, मुझे एफ़र्ट करने की और प्रेरणा मिलती जा रही है। अगर आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है तो आप लिखो येस आई फील कॉन्फिडेंट। सिर्फ कॉन्फिडेंट वर्ड लिखो तो भी चलेगा, या सिर्फ थम्स अप कर दो, लेकिन मुझे बताओ कि जो मैं प्रयास कर रही हूँ, जो मेरा एफ़र्ट है, क्या वो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। यस, तो let us be encouraged, and I'll keep encouraging you also through these small videos. चलो आगे बढ़ते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। स्टूडेंट्स, बिफोर आई कंटिन्यू एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपके इस चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग पे आपको कभी भी डराने वाले वीडियोस नहीं मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्ज़ाम है नहीं है डराओ स्टूडेंट से व्यूज़ कमाओ, नहीं, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम सिर्फ इतना है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देती रहूँ, आपका साथ देती रहूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ और आपको कॉन्फिडेंस देती रहूँ। मेरा एम आपको डराना नहीं है। ओनली क्वालिटी कंटेंट ऑन थियोरी मास्टर्स लर्निंग। अच्छा, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है। अच्छा, विदाउट मतलब क्या? मतलब पार्टनर्स आपस में ही म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं कि भाई हमें डिसोल्यूशन करना है, फर्म ही बंद कर दो, एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ करो, जो भी बच गया आपस में बांट लो। कभी कभार कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो जाता है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो अब अनलॉफुल हो चुका है, तो अभी आप जब बिजनेस ही नहीं कर सकते तो फर्म डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी। इंसैनिटी मत लिखो, वो दूसरी जगह कवर्ड है। डेथ आप लिख सकते हो, इंसॉल्वेंसी आप लिख सकते जब जो फिक्स टाइम था वो ख़त्म हो गया, जो पर्पस था वो ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म। नोटिस देकर भी आप फर्म डिसॉल्व कर सकते हो। ये कब आएगा बताओ? नोटिस देकर डिसोल्यूशन ये कौन से टाइप ऑफ पार्टनरशिप में होता है बताओ? वेरी गुड, पार्टनरशिप एट विल। यस, अगर आपने ये कहा है पार्टनरशिप एट विल तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, डिसोल्यूशन में भी बिकॉज ऑफ इनसैनिटी ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर नहीं चलेगा। हाँ, एक्टिव पार्टनर, वो इनसेन हो गया, हम बिजनेस ही नहीं कर पा रहे, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, यहाँ पर भी एक्टिव पार्टनर। मिसकंडक्ट, उसके मिसकंडक्ट की वजह से डिसोल्यूशन हो गया। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम एक दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं सकते, डिसॉल्व कर दो, बिजनेस साथ में करना ही नहीं है। परपेचुअल लॉसेस, भाई 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, आगे भी लॉस ही होने वाला है, बंद करो। स्टूडेंट्स, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो इसे मार्क कर दो। ट्रांसफ़र ऑफ होल मतलब 100% इंटरेस्ट, तो एक पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट दूसरे को दे दिया, तो मुझे वो ज़बरदस्ती का पार्टनर नहीं चाहिए, डिसॉल्व करो फर्म। एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, झगड़ा हो रहा है, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, दे आर ऑल वैलिड ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन। ये सब लिख लो। नोट्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए, वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, स्टूडेंट्स इसका तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, प्लीज़ जाकर वो देखना। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूँ, एक्स वाई जेड दे आर 3 पार्टनर्स। जेड जब एडमिट हुआ था एज अ पार्टनर, वो 1 लाख रुपए लेकर आया था एज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स गुडविल, तो प्रीमियम यहाँ पर मतलब है गुडविल। हमने उसे कहा था देखो फर्म 10 साल के लिए बनी है,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप मान लो, तो तुम्हें 10 साल तक इस लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको पता है फर्म 6 साल के बाद बंद हो गई। अब मैंने तो 4 साल के लिए पे करके रखा है ना, पहले मैंने तो 10 साल के लिए पे किया, उसमें से तो मुझे सिर्फ 6 साल का बेनिफिट मिला है। ये जो 4 साल का पैसा मैंने तुम्हें भर के दिया है वो मुझे रिटर्न चाहिए। अब लॉ बोलता है कितना दें इसे। कुछ ऐसा फिक्स्ड एस्टिमेट तो है नहीं कि हर साल इतना ही मिलेगा। तो ठीक है, लॉ बोलता है रिटर्न कर दो कोई रीजनेबल अमाउंट। हमें कैसे पता ना तुम्हें कौन से साल में कितना बेनिफिट मिला है, तो कुछ रीजनेबल दे दो रिटर्न। हाँ, कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आपको प्रपोर्शनेट मिलता है। उस वीडियो में आपको सब नॉलेज मिल जाएगी, यहाँ पर आपको प्रपोर्शनेट मिलेगा। हाँ, ऐसे भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आपको रिटर्न ही नहीं मिलता, नो रिटर्न। तो उन सर्कमस्टांसेस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम मतलब गुडविल, अगर आपने 10 साल के लिए भरा है, सिर्फ 6 साल का बेनिफिट मिला है, 4 साल का आपको रिटर्न मिलना चाहिए, कुछ रीजनेबल अमाउंट। Is the partner liable for acts of the firm done after dissolution, or is the firm liable? जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाती है हमें नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस। अब आप सोचोगे मैम ये पब्लिक नोटिस तो इतनी बार पढ़ लिया है, इसका क्या मतलब होता है? पढ़ेंगे। अच्छा, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनर्स ने पब्लिक नोटिस भी दे दिया है, तो फिर ठीक है, तब फर्म नॉट लायबल। अरे लेकिन हमने नोटिस ही नहीं दिया, देन द पार्टनर्स विल रिमेन लायबल टू द थर्ड पार्टी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हो गया फिर भी हम लायबल है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी को नोटिस ही नहीं दिया, उसे बताया ही नहीं डिसोल्यूशन के बारे में। अच्छा, आप सोच रहे होगे ना कि मैम ये पब्लिक नोटिस इतनी बार पढ़ा, ये आखिर में होता क्या है? पब्लिक को बताना, कैसे बताएंगे? देखो, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो लॉ बोलता है ऑफिशियल गैजेट में तो आपको नोटिस देना ही है। ये क्या होता है मैम? देखो, ऑफिशियल गैजेट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है। उसमें क्या होता है? पब्लिक अनाउंसमेंट्स हर हफ्ते होता है। पहले पब्लिश होता था, अभी सब ऑनलाइन है, तो वेबसाइट पे आ जाता है, आप उधर जाके पढ़ सकते हो। तो ऑफिशियल गैजेट में दो, एक पब्लिक नोटिस हो जाएगा, लेकिन लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं वो सब। तो ठीक है, तो फिर न्यूज़पेपर में दे दो ना। कौन से न्यूज़पेपर में? जो जहाँ पर आपका बिजनेस है ना, जो आपका मेन ऑफिस है, वो एरिया में, जो हम पे जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जहाँ पर है वो एरिया में दे दो। अरे लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ा तो किसी ने, तो इसलिए तो ऑफिशियल गैजेट में भी दिया है। लॉ तो बोलता है यू हैव टू गिव इन एटलीस्ट वन वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। वर्नैक्युलर मतलब जो लोकल लोकल भाषा में होता है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, उसमें भी आपको नोटिस देना है। अच्छा, लेकिन अगर मेरी फर्म रजिस्टर्ड है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखो, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ऑफिशियल गैजेट में तो आपको नोटिस देना ही है। सॉरी, तो ऑफिशियल गैजेट में तो नोटिस देना ही है, साथ में न्यूज़पेपर में भी देना ही है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाएगी यहाँ पर भी, इन एटलीस्ट वन वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। अच्छा, साथ साथ में आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इसे भी नोटिस देना है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड फर्म में थोड़ा ऐड हो जाएगा। तो ऑफिशियल गैजेट में देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देंगे। ये पब्लिक नोटिस कब देते हैं? इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर,
dissolution of the firm, expulsion of partner, एंड माइनर पार्टनर्स डिसीजन कि उसको पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, कि उसे एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है कि नहीं, जो भी डिसीजन है. बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी. हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैंकक्रप्ट हो गया, अपना ही पार्टनर है वो. ठीक है. तो पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया. पब्लिक नोटिस कब दिया जाता है वो भी कर लिया. अच्छा सुनो, फर्म डिसॉल्व हो गई है, एसेट्स बेचने हैं, लायबिलिटीज़ पे करनी है, सेटलमेंट कैसे होगा, चलो वो भी पढ़ लेते हैं. देखो, जो भी लॉसेस हैं वो हम कहाँ, पैसा किधर से आएगा वो पे करने के लिए. पहले प्रॉफिट यूज़ करो. फर्म के पास पैसा पड़ा होगा, एसेट्स बेच के जो पैसा आता है वो यूज़ करो. ख़त्म हो गया तो फिर ठीक है, कैपिटल यूज़ करो. वो भी ख़त्म हो गया तो ठीक है, आउट ऑफ पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, बोलो जाओ घर से लेके आओ, अनलिमिटेड लायबिलिटी है तुम्हारी, तो पार्टनर्स लेकर आएंगे, पीएसआर में शेयर करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे. अच्छा, अब पैसा तो आ गया है, मैंने प्रॉफिट यूज़ कर लिए, कैपिटल यूज़ कर लिया, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स ले आए. पहले क्या पे करोगे? पहले हम पे करेंगे आउटसाइडर्स को, या फिर आप लिख सकते हो थर्ड पार्टी. उनको देने के बाद फिर हम पार्टनर का लोन पे करेंगे, बिकॉज फॉर लोन ही इज़ जस्ट लाइक आउटसाइडर ना. इसके बाद लोन हो गया, फिर हम कैपिटल पे करेंगे, और लास्ट में अगर कुछ रेजिड्यू रह जाता है तो वो शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से. नहीं है तो कुछ भी नहीं, रेजिड्यू होगा ही नहीं, फिर उतना कैपिटल उनको कम मिलेगा. चलो, तो आउटसाइडर को पहले पे कर दो, फिर पार्टनर का लोन दे दो, जो भी बचता है वो कैपिटल में दे दो, उसके बाद भी बचता है तो बांट लो, नहीं बचता है तो कैपिटल जितना दे सकते उतना देंगे, बाकी का फर्म के लिए यूज़ कर लेंगे. इस हिसाब से सेटलमेंट होगी. ठीक है, ये लिख लो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक कंप्लीट कर लो. एंड आपको पता चला पूरा पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज कर लिया हमने, नोट्स भी बना लिए, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स भी बना लिए हमने, राइटिंग एंड प्रैक्टिस कर ली. क्या बात है, रिकॉर्ड टाइम में हो गया ये तो. सुपर, पूरा एक्ट रिवाइज कर लिया मैंने आपके साथ में. नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तो मैं फटाफट दूसरे वीडियो की तैयारी करती हूँ, और आप भी ज़रा ब्रेक ले लो, उसके बाद में आप देख लेना ऑल द वीडियोज़ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट.